हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। टारगेट सीटेट 2023 की सीरीज़ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, तो सीडीपी के 2014 के जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, पेपर हुए हैं, वो हमने करा दिए हैं। आज हम 6 to 8 का पार्ट 1 2014 का ही करा रहे हैं पेपर। ठीक है, तो देखते हैं, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे शिक्षकों का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, कि जो विकासात्मक कारक हैं उन्हीं के अनुसार में कि उन्हीं के अनुदेशन में युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं क्या है। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या ना हो, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। आप उन्हें कितना भी सिखाइए, कितना भी समझाइए, लेकिन जब वो खुद से मोटिवेटेड नहीं होंगे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, खुद से तत्पर नहीं होंगे, तब तक वो उस चीज़ को सीखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मानसिक व शारीरिक रूप से उनको इस सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थर्ड की। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस पर बल देता है? पोषण पर। ठीक है, ये अल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था उस पर आधारित है कि अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, दूसरे के व्यवहारों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना। अल्बर्ट बंडूरा ने बारबी डॉल का सिद्धांत दिया था। पूछ लेते हैं कभी कभी कि बारबी डॉल का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ देखते हैं क्या है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? ऊधम के मुकाबले में हीनता स्तर। ये सिद्धांत एरिक्सन द्वारा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया। एरिक्सन के अनुसार ये चौथा विकासात्मक चरण है। तो आपको पता होना चाहिए एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है और उसके कितने चरण हैं। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? लेव वाइगोत्स्की का। तो आपको पता होना चाहिए किसका सिद्धांत है। तो जहाँ पर भी सांस्कृतिक सामाजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आपको तुरंत किस ऑप्शन को चूज करना है? लेव वाइगोत्स्की को। ठीक है, याद रखिएगा, ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार में के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। तो ये किस स्तर पर होंगे बताइए आप? उत्तर पारंपरिक स्तर। तो ये किसका है? कोलबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? उत्तर पारंपरिक स्तर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है तो वो किससे संबंधित है बताइए? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। भाई, जब तक आप खुद प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तब तक आप किसी चीज़ को कैसे सही से सीख सकते हैं। तो ज्ञान अपने अनुभव पर आधारित होता है। और सहयोग क्योंकि जहाँ पर आप अटक जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, टीचर या आपके बड़े या जो भी आपका गाइड आपको कर रहा है वो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता है। तो सहयोग और प्रत्यक्ष अनुभव से ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ये प्रगतिशील शिक्षा का कथन है। 8th है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। आपको याद होना चाहिए। तो पायलट बनना है तो यहाँ पर आपकी क्या होगी? गतिक बुद्धि। ठीक है, भाषिक बोलने का इतना कुछ नहीं है। अंतराव्यक्तित्व इस तरह की भी कोई बुद्धि यहाँ पर नहीं है। आप जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, अगर आपको राइट नहीं भी आ रहा है तो आप उन तीनों को एलिमिनेट करके भी आप अपना ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बुद्धि की स्पीयरमैन भाषा के कारक जी है। जी क्या है? सामान्य बुद्धि, यानी कि जनरल। जी मीन्स जनरल मीन्स सामान्य। ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, जिसमें इन्होंने 2 तरह की बुद्धि बताई है, एक जनरल, एक स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, 10th देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं दृढ़ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। वस्तु स्थायित्व। उसको पता है कि अगर एक चीज़ यहाँ पर छुपाई गई है तो वो वहीं पर उसको मिलेगी। वस्तु स्थायित्व उसमें आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से आपको देखना है। हम राइट ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे कि कक्षा छात्रों को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें इनके फिर भी आप देख लीजिए कि विद्यालय में पुरुष और महिला की संख्या की तुलना वगैरह नहीं करेंगे। कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों की समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाली लड़की और लड़कियों की संख्या की तुलना, तो ये तुलना वगैरह नहीं वाले जो वर्ड्स हैं उनको निग्लेक्ट करना है आपको। अपना जो राइट ऑप्शन है वो सबसे सही यहाँ पर क्या है कि छात्राएँ जो हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको भी बाहर जो आयोजित होने वाली प्रतियोगिताएँ हैं उनमें भाग लेने की अनुमति देना। ठीक है, सिर्फ छात्र ही नहीं जाएंगे, छात्राएं भी जाएंगी। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग अंतर है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन का मतलब क्या होता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। ठीक है, आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह पता होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही विद्यार्थी भी अपने अधिगम का परिणाम जानकर प्रोत्साहित होते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो सीखने के लिए आकलन किसके लिए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्या है आपका कि विद्यालय आधारित आकलन कैसा होता है। अभी आपने सीखने के लिए आकलन देखा, अब विद्यालय आधारित आकलन के परिणामों की उपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर विद्यार्थी को कम नियंत्रण प्रदान करेगा। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो ये आपका ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15। कक्षा में विद्यार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है, तो किस प्रकार की है ये, पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, क्या आप अपने समाज के लिए क्या करते हैं, इसे दर्शाने के लिए नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। ये पोर्टफोलियो आकलन गतिविधि है। इसमें बालकों में संरचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। याद रखिए, पोर्टफोलियो आकलन से क्या होता है, बालकों में संरचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, 16 पर आते हैं कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या होता है, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दर्शाएं नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित जो बच्चे हैं जिनको उन चीज़ों का लाभ नहीं मिला है तो वो उन चीज़ों को दबाएं नहीं, उनको नीचा ना दिखाएं। इसी वजह से यूनिफॉर्म चलाई जाती है स्कूल में कि अगर कोई अमीर बच्चा है तो उसके पास तो कई तरह के अच्छे ड्रेसेस वगैरह होंगे और जो गरीब बच्चा है उसके पास ऐसे नहीं होते। तो यूनिफॉर्म क्या करता है, सारे बच्चों को इक्वल ले आता है, एक तरह से ले आता है कि जैसा एक अमीर बच्चा ड्रेस पहन रहा है वैसा ही एक गरीब बच्चा भी ड्रेस पहन रहा है। ठीक है, तो 17 पर आते हैं कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो एकाग्रता ह्रास अति सक्रियाशील विकार। तो यहाँ पर आप फिर से पढ़ लीजिए इसको कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना, तो ये एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार को दूर करना है। ठीक है, जिससे बालक को अधिगम करने में कठिनाई आती है इसके द्वारा, क्योंकि वो एकाग्र नहीं हो पाता तो वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। 18 क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो वो पर्यावरणीय। ठीक है, कि पर्यावरण के आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, पर्यावरणीय। ठीक है, अब हम बात करते हैं 19 की। रेणुजली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाते हैं। तो कौन सी परिभाषा है रेणुजली की, त्रिवृत्ति है। याद रखिएगा ये
ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा रेनिजुली त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 20 देखते हैं क्या है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे विद्यार्थी में बदलाव आए। ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में बदलाव आता है। ठीक है, 21 अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। अधिगम निर्योग्यता यानी डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ठीक है, कि अधिगम व्यवहार परक होता है, अर्थात अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसीलिए अधिगम निर्योग्यता का निरीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहार का अवलोकन जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका 22 क्वेश्चन है। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है। विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। ठीक है, कि विविध जितने भी कौशल से बच्चा सीख पाए उन सभी कौशलों का, उन सभी युक्तियों का यूज़ करना जिससे बच्चा जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं वो जो आप उनको सिखाना चाहते हैं वो उनको सीख पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षण विधियों का यूज़ किया जाता है। 23 देखते हैं कि वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन वाइगॉत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार दिया। सांस्कृतिक से ही समझ आइएगा कि किसका सिद्धांत है, वाइगॉत्स्की का है। 24 देखते हैं, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना किस लक्ष्य हैं, किसके हैं, वैज्ञानिक पद्धति के हैं। व्याख्या, अनुमान वगैरह ये सब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, शिक्षार्थियों से कहेंगे कि वे विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें और स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। ठीक है, बच्चा जब अपनी गलतियां खुद ढूंढेगा तो वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी है। 26 देखे हैं, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। संवेगात्मक बुद्धि अंतराव्यक्तित्व और अंतःव्यक्तित्व बुद्धि से संबंधित हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा ये अंतराव्यक्तित्व बुद्धि से क्या होता है कि अन्य, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि तात्पर्य अंतराव्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से। अंतरा यानी कि दूसरों के व्यवहार के बारे में पता करना, ऐसे समझ लीजिए। अंतरा मतलब दूसरे के व्यवहार के बारे में पता करना और अंतः मतलब खुद के बारे में, अपने भावों और संवेगों को मॉनिटर करना, अपने भावों और संवेगों को देखना, अंतःकरण ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, 27 देखते हैं, संवेग के मनोवैज्ञानिक में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया है। संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, इस पर सबसे कम ध्यान दिया गया, ये पूछा है। ठीक है, तो 28 देखते हैं, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो भी उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है वह क्या है, प्रेरक के रूप में जाना जाता है। भाई उसको मोटिवेशन आ रहा है, उसको अंदर से प्रेरणा आ रही है कि हाँ उसको ये क्वेश्चन करना ही है। ठीक है, तो ये प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 देखिए क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। क्रम याद रखिएगा, आवश्यकता, फिर प्रबल, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, ये सारे एक अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में सही क्रम में लिखे हुए। क्रम आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 5th नंबर पे क्या है, 4th पर क्या है, इस तरह से। ठीक है, 30 की बात करते हैं। बंडूरा ने सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, बंडूरा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा उसको। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा फोकस हम राइट ऑप्शन पर ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही और भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं
वो हम सभी कराएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बने रहिए ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।